हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? चलिए स्टार्ट करेंगे आज की खबरों को। तो बच्चे, सबसे पहले जो आपकी खबर है ये रिलेटेड है होम्योपैथी से। ठीक है, जो बच्चा होम्योपैथी को नहीं जानता, आप लोगों ने कभी ना कभी वो छोटी छोटी वाइट कलर की जो गोलियां होती हैं वो तो खाई होंगी लाइफ में, है ना। तो बच्चे वही जो है आपका होम्योपैथी है। ये मैं आपको सिर्फ बताने, हालांकि इतना नहीं है, बहुत सारे ड्रग्स से जो है आपके होम्योपैथी की दवाइयाँ बनती हैं। ठीक है, तो बच्चे होम्योपैथी जो है एक ट्रीटमेंट का, आप लोग कह सकते हैं एक पद्धति है, एक सिस्टम है ट्रीटमेंट का, बीमारियों का इलाज करने के लिए। तो बच्चे होम्योपैथी को देखने के लिए हमारे देश में अब जिस तरीके से एलोपैथी में आपके अलग अलग कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, है ना, अलग अलग जो है चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से हमारी कंट्री में होम्योपैथी जो है आपका आयुष डिपार्टमेंट में से एक जो है आपकी पद्धति है। तो बच्चे ये होम्योपैथी को मैनेज करने के लिए इसके जितनी भी, चाहे इसका R&D हो या फिर इसके इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो, इसकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, जितना भी काम होम्योपैथी से रिलेटेड होता है उसे देखने के लिए हमारे देश में एक नेशनल कमीशन है। ठीक है, और इस नेशनल कमीशन के बारे में ही आज की पहली खबर है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कमीशन जो है कब बनाया गया था, किस किस तरीके से कमीशन काम करता है। तो इस कमीशन का नाम है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। ठीक है, ये अलग से कमीशन बना हुआ है और ये बच्चे आपका सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी भी कहलाता है। मतलब अगर कभी ये ना दिया जाए, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी दे दिया जाए, तो इतना याद रखना कि दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये जो आपका बच्चे कमीशन है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय जो कि एक एक्ट के बाद बनता है। तो ये एक्ट आपका कब आया था? देखिए बच्चे, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1973। ठीक है, 1973 में एक एक्ट आया था, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी एक्ट, जिसके बाद में इस कमीशन की स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वर्तमान में वो नई दिल्ली में है। ठीक है, अधिकतर जो ऐसी नेशनल कमीशन होते हैं उनके हेडक्वार्टर अधिकतर नई दिल्ली में ही है, सारे के सारे, है ना। तो ये भी आपका वही है, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, आपको याद रखना है। और ये बच्चे अभी वर्तमान में चर्चाओं में है। तो ये चर्चाओं में क्यों है? ये चर्चाओं में इसलिए है कि इसके जो हेड होते हैं, यानी कि इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति को लेकर के बवाल हो रखा है। ठीक है, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में थोड़ा सा हस्तक्षेप किया है और उन्होंने कहा है कि जो राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग है, इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल खुराना, इनकी जो नियुक्ति हुई है वो इलीगल है। ठीक है, तो जिसके कारण ये चर्चाओं में है। तो ये बच्चे आप थोड़ा सा देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल खुराना को अपने पद से इस्तीफा देने का निर्देश दिया है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि इनकी जो नियुक्ति हुई है वो कानून के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इस न्यूज़ में हुआ है और इसके कारण आपको क्या याद रखना है कि एक ऐसा कमीशन है हमारे देश में जो कि होम्योपैथी के लिए काम करता है और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं इनका नाम है डॉक्टर अनिल खुराना। अब ये सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश दिए गए हैं उसके बाद में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे ना। तो यहाँ पे जो नई नियुक्ति होगी वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि चर्चाओं में है। जब बच्चे सुप्रीम कोर्ट किसी केस में आ जाता है तो इंपॉर्टेंट होता है ना। तो इससे पहले बच्चे आपका ये जो कर्नाटक उच्च न्यायालय है, कर्नाटक उच्च न्यायालय के कहने पे ही ये अनिल खुराना को इस पद पे रखा गया था, उनकी नियुक्ति हुई थी। हालांकि कर्नाटक उच्च न्यायालय का जो डिसीजन था उसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको अपने पद से इस्तीफा देना है और इन्हें जल्दी से जल्दी ये पद छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक कमीशन के बारे में पढ़ा और उस कमीशन में किस किस तरीके से जो भी चीज़ें हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में यहाँ का जो अध्यक्ष हैं वो अपने पद को छोड़ेंगे। तो जब ये दोबारा से भरा जाएगा, अपॉइंटमेंट यहाँ पे होगी, हम दोबारा से इसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब बच्चे अगली जो न्यूज़ है वो इस कंट्री के बारे में है। कल हमने एक यूरोपियन कंट्री को पढ़ा था जिसका नाम है फ्रांस। आज हम एक और यूरोपियन कंट्री को पढ़ेंगे, इसका नाम है स्वीडन। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चे, ये स्वीडन है और स्वीडन भी आपका एक यूरोपियन कंट्री है। स्वीडन की कैपिटल जो है स्टॉकहोम है और इसके चारों तरफ आपको लोग अगर देख रहे हैं तो इसके चारों तरफ बच्चे आपका पानी आपको दिख रहा है दक्षिण की तरफ। तो ये जो है आपका बाल्टिक सी है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी इधर की तरफ है। बाकी इसके दक्षिण में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे डेनमार्क है, यहाँ पे जो है आपका नॉर्वे है और इसके उत्तर तरफ भी आपका नॉर्वे है। ठीक है, बाकी बच्चे ये सारा का सारा आपका फिनलैंड है और ये आपका गल्फ ऑफ बोथनिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ याद रखनी है कि ये जो स्वीडन है ये यूरोपियन कंट्री है और इसके जो पड़ोसी देश हैं, नॉर्वे है, डेनमार्क है, आपका फिनलैंड है, ये सारे के सारे इसके पड़ोसी देश हैं। अभी आगे हम एक और न्यूज़ पढ़ेंगे जो कि इन्हीं कंट्रीज से रिलेटेड होगी। तो बच्चे इस जगह को
कई बार जो है आप लोगों ने देखा होगा, कई बार जो है इस जगह को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी कहा जाता है ना। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में भी आपका जो है नॉर्वे, स्वीडन हो गया, ये सारी के सारे कंट्रीज़ आते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये कहाँ पर लोकेटेड है और इसके पड़ोसी देश कौन से हैं। बाकी बच्चे कंट्रीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बहुत बार कहा है कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है वाटर बॉडीज़ का जिक्र होता है, उनके बारे में पूछा जाता है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो स्वीडन के जो वाटर बॉडी के साथ में जो बाउंड्री बन रही है, वहाँ पे आपका किसके साथ में है, ये है आपका बाल्टिक सी। ठीक है, तो बाल्टिक सी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ बोथनिया है, इन दोनों को भी याद रखना है। ठीक है, अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ है बच्चे स्वीडन की एक कंपनी है, स्वीडिश कंपनी है, इसका नाम है साब। आप लोग अगर करंट अफेयर पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं मुझसे, तो मैंने आपको काफ़ी बार जो है साब के बारे में बताया है। तो वजह साब एक कंपनी है, स्वीडिश कंपनी है, और इसे इंडिया के द्वारा एक परमिशन दी गई, इंडियन गवर्नमेंट ने इसे परमिशन दी है। तो परमिशन किस बारे में है, साब को नया रॉकेट विनिर्माण संयंत्र विकसित करने की अनुमति दे दी गई है। ये पहली बार हुआ है बच्चे किसी कंपनी को, कोई बाहर की कंपनी, स्वीडन की कंपनी है, और इसे हमारे देश में डिफेंस सेक्टर में 100% FDI दिया गया है। ठीक है, 100% FDI प्राप्त करने वाली ये रक्षा उद्योग की पहली कंपनी है। 500 करोड़ रुपए से कम के FDI अनुरोध को पिछले महीने मंजूरी दी गई थी। यह मंजूरी हरियाणा में फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए दी गई थी, और इस फैक्ट्री में एंटी आर्मर, एंटी टैंक, बंकर, कार्ल गुस्ताव M4 रॉकेट लॉन्चर का भी निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो साब कंपनी है, ये अपनी एक विनिर्माण संयंत्र बनाने जा रही है। ठीक है, और इनकी जो फैक्ट्री बनी है ये आपके हरियाणा में है। ठीक है, तो कंपनी का नाम याद रखना, ये कंपनी कौन से देश से रिलेटेड है ये आपको याद रखना है। तो साब नाम की कंपनी है, और ये हमारे देश में पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने कि डिफेंस सेक्टर में 100% FDI प्राप्त किया है। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने वाली ये रक्षा उद्योग की पहली कंपनी है। अगली जो आपकी न्यूज़ है, पहले मैं दुनिया के नक्शे को आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं कि जो दुनिया का नक्शा है ये कलरफुल किया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो अलग अलग रंग है ये किसी एक चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो ये बच्चे आपका वेनेजुएला है, ये सूडान, सोमालिया वाला क्षेत्र है। अब ये जो आपके कंट्रीज़ हैं ये बिल्कुल डार्क रेड हैं, जबकि आप देखेंगे यहाँ पे जो आपके यूरोपियन, यहाँ पे बच्चे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया आपका, यहाँ पे जो है आपका ये यूरोप है। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये अमेरिका है। तो ये जो आपके कलर्स हैं वो डिनोट कर रहे हैं कि जो डार्क रेड में कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, और जो येलो कलर में आपको कंट्रीज़ दिख रही हैं यानी कि वहाँ पे आपका थोड़ा सा मतलब वहाँ के लोग जो है भ्रष्टाचार में कम ही इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये जो आपके बच्चे नक्शा है ये दुनिया को इस तरीके से जो रंगा गया है ये एक इंडेक्स के आधार पर रंगा गया है, और इस इंडेक्स को हम हर साल पढ़ते हैं। इस बार भी 2025 की जो इंडेक्स है यहाँ पे ये रिलीज हुई है, और इस इंडेक्स का नाम है आपका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में ये एनालिसिस किया गया, सर्वे किया गया, और इनमें से भारत का स्थान है 96। ठीक है, तो 180 में से 96 स्थान पर भारत रहा है। पिछली बार की जो रिपोर्ट थी 2023 की उसमें भारत 93rd नंबर पे था, इस बार भारत 96 नंबर पे है। तो इतना आपको याद रखना है। रिपोर्ट का नाम क्या है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। इसमें बच्चे जो आपके बहुत लीस्ट कंट्री हैं उनका नाम काफ़ी पूछा जाता है। तो जो आपके लीस्ट कंट्री हैं वो है आपका दक्षिण सूडान। अगर पूछा जाएगा कि सबसे टॉप पे कौन है तो शीर्ष देश हैं, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, टॉप पे है कंट्रीज़। उसके अलावा जो है जारी करता यानी कि कौन सी इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे जारी किया जाता है तो यह है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इनका नाम आपको याद रखना है। भारत का प्लेस याद रखना, इसमें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक इस रिपोर्ट को कहा जाता है। देखा जाता है कि कहाँ के लोग जो है ज़्यादातर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और भारत का अगर आप रंग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, यानी भारत जो है पूरे सर्वे में पूरे भ्रष्टाचार की दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो बीच में कहीं लाई करता है। 180 देशों में से 96 स्थान पे भारत रहा है। अगली खबर जो है एक डिजीज़ के बारे में है। ठीक है, इस डिजीज़ को कहते हैं फाइलेरिया। मच्छर के काटने से बच्चे आपकी बीमारी होती है फाइलेरिया। एक ऐसी बीमारी है जो कि मच्छरों के द्वारा फैलाए जाने वाले परजीवी कृमियों के कारण होती है। इसे लिम्फेटिक फाइलेरिया या फिर एलिफेंटियासिस के नाम से भी जाना जाता है। एलिफेंटियासिस इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी अंग
इस डिजीज़ से या फिर इस परजीवी से जो भी एक बेसिकली एक कृमि होता है, एक वॉर्म होता है, उस वॉर्म से जो है वो व्यक्ति संक्रमित हो जाता है, उसके बाद में फाइलेरिया होता है। तो जो भी अंग संक्रमित होता है वो बहुत ज़्यादा जो है उसमें लिम्प बनने लगती हैं और वो बच्चे आकार में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं, तो इसे जो है फाइलेरिया कहा जाता है। अब इसी को लेकर के हमारे जो नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने एक डिक्लेरेशन की है और वही डिक्लेरेशन आज की अगली न्यूज़ है। तो ये बच्चे आपका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लिम्फेटिक फाइलेरिया LF को खत्म करने के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान की शुरुआत की है ना। अब यहाँ से डायरेक्ट न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है डिजीज़ हो जाती है, क्योंकि बीमारी ऐसी है कि एक समय के बाद में बिल्कुल लाइलाज हो जाती है ना। तो ये जो है बच्चे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक कैंपेन चलाया जा रहा है हमारी जो नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। और इसमें क्या किया जाएगा, इस पहल में क्या किया जाना है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य मच्छरों के काटने से फैलने वाले परजीवी संक्रमण के कारण होने वाले हाथी पांव के बोझ को कम करना है। इस अभियान का उद्देश्य घर घर जाकर के फाइलेरिया की रोकथाम की दवाएं देना है। और ये जो अभियान है ये 13 राज्यों के लगभग 111 स्थानिक जिलों को लक्षित किया गया है ना। तो बेसिकली जो है 13 राज्यों को जहाँ पर कि ज़्यादा केसेस देखने को मिलती है, जहाँ पर मच्छर ज़्यादा मात्रा में है, जहाँ पे परजीवी ज़्यादा देखने को मिलता है, वहाँ पे उन स्टेट को जो है टारगेट किया गया है और वहाँ पे इस कैंपेन को चलाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, जो MDA कैंपेन है ये किस चीज़ के लिए है, टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फ्लेरेसिस, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना। और दूसरा किस कारण से होता है, क्या इसके पीछे रीज़न है, क्या इसमें जो है सिम्टम्स होते हैं, उसे याद रखिएगा, ठीक है। और अभी बच्चे वर्तमान में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं इनका नाम भी JP नड्डा, इनका नाम भी याद रखना है। अगली जो आपकी शॉर्ट न्यूज़ है ये है इनसे रिलेटेड। रोहित शर्मा बहुत खुश दिख रहे हैं। रोहित शर्मा है हमारे क्रिकेट क्या कैप्टन है ना। तो रोहित शर्मा बच्चे खुश इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने बनाया है एक रिकॉर्ड। देखिए, भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट इतिहास में 338 छक्कों के साथ में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, सबसे ज़्यादा 6 मारने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने किसे पीछे छोड़ा है, तो इन्होंने जो है 332 छक्कों के साथ में क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। और शाहिद अफरीदी जो है पहले नंबर पर हैं, इनके हैं टोटल 351 सिक्सेस, ठीक है। अभी रोहित शर्मा के हैं 338 सिक्सेस, दूसरे नंबर पर क्रिस गेल थे, अब वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं, ठीक है। तो भारत के तो पहले नंबर पे हुए ये, लेकिन विश्व भर में अगर आप देखेंगे तो विश्व भर में दूसरे नंबर पे हुए, ठीक है, रोहित शर्मा। अगली जो बच्चे न्यूज़ है वो इस विमान से रिलेटेड है। इस विमान में आपको एक नाम लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसका नाम है यशस। अब यशस जो है इसका नामकरण कल ही हुआ है, क्योंकि इससे पहले इस विमान को कुछ और कहा जाता था, ठीक है। तो ये विमान जो है बच्चे रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी HAL को तो आप लोग जानते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। तो इसके प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 का नाम बदल करके यशस कर दिया गया है। आपको क्या याद रखना है कि यशस जो है किस प्रकार का विमान है, तो ये आपका एक प्रशिक्षण विमान है, HAL के द्वारा इसे तैयार किया गया है। इसका जो है पुराना नाम HJT-36 था और नया नाम जो है इसका यशस कर दिया गया है। बस इतनी सी न्यूज़ है। अगला बच्चे जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक लैब दिख रही है, लैब के अंदर जो है आपको एस्ट्रोनॉट दिख रहे हैं और एस्ट्रोनॉट के आसपास जो है आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है इस तस्वीर में कि एस्ट्रोनॉट कहाँ पे होंगे, धरती पे तो नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है स्पेस में होंगे, कि अंतरिक्ष में भी जो है फोटोसिंथेसिस हो सकता है और अंतरिक्ष में जो फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके बाद में पेड़ उगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बच्चे एक AI जनरेटेड पिक्चर है, लेकिन ऐसा ही एक्चुअल में कर दिखाया है चाइना ने। यही जो है अगली न्यूज़ है, चाइना ने स्पेस में फोटोसिंथेसिस कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण करके दिखाया है और ये इन्होंने जो है धरती पे एक लैब पे किया है। तो वही जो है न्यूज़ है, याद रखना बच्चे। चीन ने अंतरिक्ष में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का सफल प्रदर्शन किया है। उनके अंतरिक्ष यात्रियों ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर इस तकनीक का उपयोग करके ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन का उत्पादन किया है, यानी कि प्रोडक्शन किया है, ठीक है। तो बच्चे ये जो है साइंस एंड टेक की दुनिया में एक बड़ी अचीवमेंट है। हालांकि चाइना जो है R&D में बहुत ज़्यादा आ गया, आपको पता है ना। तो ये लगातार जो है इस तरीके के काम करते रहते हैं। तो बच्चे ये जो है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी में, खास करके स्पेस टेक्नोलॉजी में, अगर ये जो प्रकाश संश्लेषण अभी तो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण है, लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस अगर मतलब पॉसिबल है या फिर हो सकता है अगर स्पेस में, तो उसके बाद में जो है आपकी बहुत सारी
सारी चीज़ें वहाँ से हमें मिलेंगी, वहाँ पे एक सोर्स के रूप में जो है आपका ये इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि चाइना ने अंतरिक्ष में जो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण है उसका सफल प्रदर्शन किया है, और इसके लिए उन्होंने जिस अंतरिक्ष स्टेशन को चुना है उसका नाम भी याद रखना, इसका नाम है तियांगो। ठीक है, तियांगो अंतरिक्ष स्टेशन पर ये टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने कर दिखाया है, या फिर ये जो प्रदर्शन इन्होंने है वो कर दिखाया है। ठीक है, तो ये किया है चाइना ने। अगला बच्चे एक स्टेट है, पहले मैं स्टेट के बारे में आपको बताऊंगी और आप लोगों को थोड़ा सा सोचना है कि किस राज्य की बात हो रही है। देखिए, इस राज्य की स्थापना 1972 में 1972 में हुई थी। राजधानी इसकी शिलोंग है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कॉनॉर्ड संगमा है। राज्यपाल जो है यहाँ के CH विजयशंकर हैं। लोकसभा में यहाँ से 2 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट है, और विधानसभा की टोटल यहाँ पे 60 सीटें हैं। तो ये कौन सा राज्य है बच्चे? किसकी कैपिटल है शिलोंग? मेघालय की। तो मेघालय से रिलेटेड जो है हमारी अगली न्यूज़ है। मेघालय को जो है इस बार के जो बच्चे हमारे ये जो अभी नेशनल गेम चल रहे हैं उत्तराखंड में, अभी जो है अगली बार की जो नेशनल गेम है उनकी अनाउंसमेंट हो गई है। ठीक है, तो उसी को लेकर के जो हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके जो अध्यक्ष वर्तमान में PT उषा, उनके द्वारा जो है एक डिक्लेरेशन की गई है। तो उन्होंने कहा है, भारतीय ओलंपिक संघ ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि 39th राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मेघालय में फरवरी से लेकर के मार्च 2027 में किया जाएगा। ठीक है, याद रहेगा इतना। अभी जो है आपके 38 उत्तराखंड में हो रहे हैं और जो 39 होंगे वो मेघालय में होंगे। ठीक है, तो ये आपके 2027 में होंगे। इसकी जानकारी जो है PT उषा ने मेघालय के जो CM है मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, इनको दी है। तो ये बच्चे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अधिकतर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनको वहाँ से जो है प्लेयर्स तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो है खेलों की प्रतिभा भी बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन इस तरीके के टूर्नामेंट वहाँ पे बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये जो है किसी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनको एक नेशनल लेवल का टूर्नामेंट, और बल्कि हमारे देश में जो सबसे बड़ा जो चैंपियनशिप होता है नेशनल गेम्स, वो जो है आयोजित करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये बच्चे आपका 39 नंबर का होगा और मेघालय के द्वारा इसे होस्ट किया जाएगा। मेघालय को अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है आपका ये जो नक्शा आपको दिख रहा है कि मेघालय का है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसके दक्षिण में जो है बांग्लादेश है, इसके उत्तर में जो है आपका असम है, और इसके पूरब में भी जो है आपका असम है ना। तो ये बच्चे आपको मेघालय के बारे में याद रखना है। कोनराड संगमा संगमा यहाँ पे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल है यहाँ के CH विजयशंकर। अगली खबर इनसे रिलेटेड है, इनसे मिलिए, ये है पंकज आडवाणी। ठीक है, पंकज आडवाणी बच्चे आप लोगों ने अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है वो पंकज आडवाणी को तो जानता ही जानता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट स्नूकर में, बिलियर्ड्स में यही जीतते हैं, है ना। तो पंकज आडवाणी जो है हमारे सबसे पॉपुलर कह सकते हैं आप स्नूकर के प्लेयर हैं। तो इन्होंने बच्चे एक और टूर्नामेंट इन्होंने अपने नाम कर लिया है। ये है 36th नेशनल टाइटल एंड 10th मेंस स्नूकर चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये इन्होंने जीत लिया है। याद रखना, 36वां नेशनल टाइटल इन्होंने जीत लिया है, 10वां मेंस स्नूकर चैंपियनशिप इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, नाम क्या है इनका? पंकज आडवाणी, पंकज आडवाणी। अगली जो आपकी न्यूज़ है थोड़ी सी कम समझ में आने वाली न्यूज़ है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन। ठीक है, अब इसे हम पूरा तो याद नहीं करेंगे, इसे शॉर्टकट में याद करेंगे, लीड। अब ये जो लीड बच्चे कंपनी है या फिर ये जो है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या काम करती है? ये सर्टिफिकेट बांटने का काम करती है। किसे सर्टिफिकेट बांटती है? ये सर्टिफिकेट बांटती है बिल्डिंग्स को। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी भी शहर का अर्बनाइजेशन किया जाता है, किसी भी शहर का शहरीकरण किया जाता है, उसे मॉडर्न किया जाता है, तो वहाँ पे बनती है बिल्डिंग्स। अब जब बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं तो बिल्डिंग्स बनाने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्डिंग्स बनाते समय एनवायरनमेंट को क्या क्या हानि हो रही है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी देखी जाती हैं, और उसके बाद जो है ये जो लीड नाम के ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी बिल्डिंग को या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको जो है सर्टिफिकेट देने का काम करती है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे अगली जो हमारी न्यूज़ है वो एक रिपोर्ट से रिलेटेड है, और ये रिपोर्ट जो है आपकी देखिए US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग 2024 में भारत ने 3रा स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो एक रिपोर्ट जो है आपका US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा जारी की गई है, और इसमें बताया गया है कि ग्रीन बिल्डिंग जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनती हैं। तो लीड के द्वारा जो सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं ग्रीन बिल्डिंग्स के, उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे तो भारत जो है 30 नंबर पर है। ठीक है, भारत में 2024 में 370 परियोजनाओं को लीड प्रमाण पत्र मिला है।
जो कि 8.50 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें कि दुनिया के सबसे ज़्यादा लीड प्रमाणित ग्रीन बिल्डिंग वाले देश और क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि ये जो ग्रीन बिल्डिंग वाली एक रैंकिंग है जो कि यूएसए के काउंसिल के द्वारा जारी की गई है, इसमें भारत जो है आपका तीसरे नंबर पे है। ठीक है, और लीड जो है, लीड ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना। लीड जो है, जो बिल्डिंग बनने की प्रोसेस होती है उसमें जो भी मापदंड होते हैं उसके आधार पे किसी भी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग का टैग देती है, सर्टिफिकेशन देती है। ठीक है, तो लीड का नाम याद रखना और भारत तीसरे नंबर पे है, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, ये देखिए बच्चे, लीड जब किसी कंपनी को सर्टिफिकेट देती है ना, क्रेडिट देती है, तो ये बहुत सारी चीज़ें देखती हैं। इंडोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी देखती है, मटेरियल रिसोर्सेज देखती हैं, कहाँ से मटेरियल आ रहा है। ठीक है, एनर्जी एटमॉस्फेयर देखती है, वाटर एफिशिएंसी देखती है। तो बहुत सारी चीज़ों को जो है देखा जाता है, उसके आधार पे जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ये जो आपकी बिल्डिंग्स है, ग्रीन बिल्डिंग्स है, उसके आधार पे अगर आप लोग देखेंगे तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो है तीसरे नंबर पे भारत में ग्रीन बिल्डिंग्स है। ठीक है, चलिए, तो आज की जो खबरें हैं वो यहीं पर समाप्त हुई। और बच्चे इसके अलावा आप लोग जो है BHEL के लिए प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो BHEL के जो है मॉर्निंग में 10 बजे क्लास होती है नॉन टेक की। ठीक है, GK GS के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो GK GS में आपका सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ BHEL के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को लगता है कि CBT 1 क्लियर हो जाएगा तो 15 नंबर का GK वहाँ पर दोबारा से आना है, तो 15 मार्क्स के लिए जो है आपको GK दोबारा से रिवाइज करना है। CBT 1 के लिए तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उसको ही जो है रिवाइज करना है। तो उसको रिविजन के लिए, उसके प्रैक्टिस के लिए जो है वो सेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। आप लोगों को जो है लाइव नहीं आ सकते तो वैसे भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे और वहाँ पे जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। और उसके अलावा जो है थोड़ा सा अभी जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुए हैं पिछले 1-2 सालों में, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। और हाँ, जितना याद रह रहा है आपको खबरों से, जो भी चीज़ें याद है, ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी खबरें याद रह रही हैं, जितनी न्यूज़ याद रह पा रही हैं उसे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है, वो बच्चे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।